क्लास 9 एनसीईआरटी बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हेलो एवरीवन, आज हम सिविक्स का चैप्टर 4 करेंगे, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो क्लास, जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा अपने रूलर्स को चूज करना, है ना, यानी शासकों को चूज करना। लेकिन ये जो शासक होते हैं, जो ये रूलर्स होते हैं जिन्हें हम वोटिंग के थ्रू चुनते हैं, इन रूलर्स को भी कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। इनके लिए भी कुछ कायदे कानून है, और साथ ही इन्हें ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं ना, इनके साथ मिलकर या फिर इनके अंडर में रहकर ही काम करना होता है। तो ये जो चैप्टर है पूरा, ये डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का जो पूरा कामकाज होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे हमारी कंट्री में किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको कैसे लागू किया जाता है, कैसे लिए जाते हैं। इन फैसलों से रिलेटेड जो भी विवाद फिर जो पैदा होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए भी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको सॉल्व करती हैं। वो कौन सी है? जैसे 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस दैट प्ले अ की रोल इन मेजर डिसीजन। 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। कौन कौन से? एक है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल नेम फॉर द कंट्रीज गवर्नमेंट। हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका ऑफिशियल नेम है यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एक दूसरा नाम है, जो कि 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान ने स्टैब्लिश किया था। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारी जो इंडिया है वो कंसिस्ट करती है कितने? 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, जिसको गवर्न करती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। अब ये जो फैसले होते हैं, नीतिगत फैसले, वो किस तरीके से लिए जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो आदेश पारित करती है। ठीक है। तो 13 अगस्त 1990 1990 के दिन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था। इस ये जो ऑर्डर इशू किया था इसे कहा गया था ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है। साथ ही जो जॉइंट सेक्रेटरी है और ऑफिसर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के, ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के और पब्लिक ग्रीवियंसेस पेंशन के, इन लोगों ने साइन करे थे उस ऑर्डर पे। और ये जो ऑर्डर था ना, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था, या आप यूं कहोगे ये एक पेज का कुछ ऑर्डर था। और जैसे कि मतलब आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि इस तरीके से ये ऑर्डर था। इसके ऊपर जो ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो नंबर है, इसी नंबर के बेसिस पे इस ऑर्डर को, इसकी मतलब एक पहचान थी ये एक। ठीक है। फिर ये जो आप देख रहे हो इमेज में, इस तरीके के नोटिस या सर्कुलर्स आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी लगे हुए देखे होंगे। कुछ इस तरीके का नोटिस था। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट थी उसने, जो गवर्नमेंट होती है वो हर रोज अलग अलग मसलों पर ना सैकड़ों ऑर्डर्स जारी करती है। लेकिन ये जो ऑर्डर्स होते हैं ना, इम्पोर्टेंट होते हैं और कई सालों तक विवाद का कारण भी बने रहे। तो ये जो फैसला इसमें लिया गया था वो क्या फैसला था और इसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। अब इस ऑर्डर से क्या इम्पैक्ट पड़ा था? ओके, तो ये जो ऑर्डर पास किया गया था, इसमें भारत सरकार की जितनी भी सरकारी पद होते हैं ना, जितने भी मतलब वैकेंसीज होती हैं, सिविल पोस्ट, ये सारी, तो इनमें इनकी सेवाओं में 27% जो भी सीट थी वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग यानी SEBC, ठीक है, SEBC के लिए रिजर्व्ड होंगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा हुआ मानती थी, है ना, बैकवर्ड क्लास के मानती थी, उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी कि सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है।
अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ सिर्फ मतलब जो फायदा होता था अभी तक नौकरियों के लिए, वो सिर्फ किसके लिए होता था? एससी हो गए, एसटी हो गए, है ना, ओबीसी, ये सारे हो गए, मतलब एससी और एसटी हो गए, तो इनको फायदा मिलता था आरक्षण का, ठीक है, नौकरियों में। लेकिन अब क्या हुआ कि एसईबीसी एक नई थर्ड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया। इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था, और जो कि दूसरे लोग थे वो इन 27% नौकरियों के लिए कंपटीशन नहीं कर सकते थे, मतलब उन्हें इन जॉब्स के लिए compete करने की अनुमति नहीं थी। द डिसीजन मेकर्स, अब ये फैसला, निर्णय लेने वाले कौन थे? इस मेमोरेंडम को जारी करने का फैसला किसने किया होगा? जाहिर सी बात है कि जो अकेला उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला तो नहीं लिया होगा ना, जिसने सिग्नेचर करे थे उस ऑर्डर पे, है ना। वो अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था, ठीक है। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि ऐसे मामलों में जितने भी मतलब जो मेन अधिकारी होते हैं उन सबकी सहमति जरूरी होती है किसी एक फैसले को लेने के लिए, राइट। अब वो क्या हो सकते हैं? जैसे कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, हेड होता है वो। तो और औपचारिक रूप से वो देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना। साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर है वो सरकार का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर। और दरअसल सरकार की ओर से ज्यादातर अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, ठीक है, जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है सारी। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनमें से बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े जितने भी फैसले हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो सारे लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी होता है उसको। ये जो सरकारी आदेश था, ये जो ऑर्डर पास किया गया था, ये काफी एक लंबा प्रोसेस था, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था, ठीक है, यानी कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया था। इसकी अध्यक्षता यानी इसके हेड थे बीपी मंडल, और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल कमीशन या मंडल आयोग कहते हैं। इसे इंडिया में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से मतलब जो एसईबीसी हैं उनके लिए उनकी पहचान के लिए मापदंड तय करने, मतलब उनके लिए 1980 में सिफारिशें दी गई थी कि आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश ये थी कि इनके लिए सरकारी नौकरियों में एसईबीसी जो थे उनके लिए 27% आरक्षण देना, ठीक है। मतलब उनके लिए ये जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो रिजर्व रखी जाए 27%, ठीक है, सीट्स उनके लिए सुरक्षित रखी जाए। फिर ये जो सिफारिश थी, इस रिपोर्ट और इनकी जो सिफारिशें थी उस पर संसद में चर्चा भी हुई। कई सालों तक जो पार्टीज थी और जो संसद थी वो इसे लागू करने के लिए डिमांड करते रहे, मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने जो चुनाव थे वो घोषणा पत्र में उसने वादा किया कि सत्ता में आने पर वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके जो नेता थे वो थे वीपी सिंह, और वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। अब इस प्रोसेस के बाद कई घटनाएं भी हुई, जैसे नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के जो भाषण था उसके जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा करी। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट यानी यूनियन कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया।
नेक्स्ट डे जो प्राइम मिनिस्टर है वीपी सिंह, उन्होंने एक बयान के जरिए इस फैसले के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। इसके बाद कैबिनेट के फैसले को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल और ट्रेनिंग विभाग को भेज दिया गया। विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक ऑर्डर तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति से, मतलब मंत्री की हामी से केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर सिग्नेचर करे और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ये जो था पूरा वो तैयार किया गया। मतलब ये जो इनके जो ऑर्डर्स इशू होते हैं ना, उसमें ये नंबर लिखा हुआ डेट होती है, ठीक है, ये नंबर होता है, डेट होती है, ये पूरा ये लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको तैयार किया। हु रिजॉल्व्ड दिस डिस्प्यूट? अब जैसे कि ये जो ऑर्डर पास किया था, कुछ महीनों तक ये देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। जितने भी न्यूज़पेपर थे, न्यूज चैनल्स थे, पत्रिकाएं थी, इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार करने लगे, उनकी बहसें चलने लग गई। इसके चलते कई प्रदर्शन भी हुए और कई, मतलब जो प्रदर्शन थे वो हिंसक भी थे। नौकरियों के हजारों अवसर, मतलब जैसे कि बताए जाने वाले थे। तो लोगों की जो इसमें प्रतिक्रिया थी ना, वो बहुत ज्यादा तीखी थी। कुछ लोगों का मानना ये था कि भारत में जितनी भी अलग अलग जातियां हैं, उनके बीच असमानता के कारण, मतलब डिफरेंसेस के कारण नौकरियों में रिजर्वेशन है ना, आरक्षण जरूरी है। और कुछ का मानना ये था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक एक जो जगह होती है वो नहीं मिल पाई है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, उनके अवसर छिन जाएंगे, है ना, और योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। और कुछ लोगों का मानना यह था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। तो अब ये इतने सारे विवाद होने लगे, बहसें चलने लगी, तो इन बहसों का, इन विवादों का निपटारा किसने करा? हु रिजॉल्व दिस, है ना। तो बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि ये जो जितने भी सरकारी फैसले होते हैं, इनसे उठने वाले जितने भी विवाद होते हैं, उनका निपटारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करती है। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। अब इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी और बाकी जो भी भारत सरकार मामला था कहा जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, मतलब दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स सुने गए। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का ये जो आदेश है वो मान्य नहीं है, अवैध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि जो पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी के चलते 8 सितंबर 1992 को जो सॉरी 1993 को जो भी ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल और ट्रेनिंग है, इन्होंने एक और मेमोरेंडम को इश्यू कर दिया और ये विवाद जो था वो सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? अब जैसे कि हमने देखा अभी तक कि जो सरकार है वो कैसे काम करती है, ठीक है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है, कई प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सबको शिक्षा देने, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए वो क्या करती है? वो टैक्स इकट्ठा करती है, राइट। और साथ ही साथ इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है ना, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें बनाकर लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है ना, अब कोई ना कोई तो इन्हें चलाएगा।
और कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों पर या फिर इन लागू करने पर कोई अगर ऑब्जेक्शन करता है, विवाद उठता है अगर, तो ये तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। ये भी जरूरी है कि भले ही जो प्रमुख है, जो मेन है, जैसे किसी पोजीशन पे, किसी पद पे बैठा हुआ है, वो अगर चेंज हो जाए, है ना, बदल जाए, लेकिन ये जो गतिविधियां हैं, जो स्कीम अगर चल रही है, जो चल रही थी अभी तक, वो आगे भी जारी रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो कि अभी अगर बीजेपी की सरकार है, उसने कोई स्कीम चला रखी है साल भर या 2 साल या 3 साल के लिए, लेकिन 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, अगर बीजेपी हार जाती है ना, उसकी वो स्कीम आगे चलती रहे, तो अगर कोई नई पार्टी आती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो उस स्कीम को आगे जारी रखे। तो इस चीज पर भी ध्यान दिया गया है। अब जितने भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें इन कामों को देखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब वो इंस्टीट्यूशंस यानी वो संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस एट वर्क। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क कैसे करते हैं, कौन करते हैं? जैसे पहला आपको दिया गया है कि प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर है, और जो कैबिनेट है, ठीक है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सारे इंपॉर्टेंट जो नीतिगत फैसले हैं ना वो करती है। दूसरा, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के जो उपाय हैं उनके लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट वो संस्था है, एक वो इंस्टीट्यूशन है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद सुलझाए जाते हैं। अब ये तो बात हो गई जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में आप सोच सकते हो, उनकी क्या भूमिका है, वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना आसान नहीं होता है। अब हम उनके रोल की बात करते हैं, जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस जुड़े होते हैं। इनमें नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, समितियां और रूटीन काम होता है। अब इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती है, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है? पर ये सोच डेमोक्रेसी की जो एक लोकतंत्र की जो बुनियादी भावना है उसके बिल्कुल मतलब अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ भी परेशानी होती है, थोड़ा वक्त लगता है, वो भी कई मायने में मतलब यूजफुल है, उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने, है ना, दूसरों की भी राय लेना, उनकी भी सोच पे अमल करने मतलब करने का जो अवसर है वो मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झट से करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी से पाना मुश्किल बना देती है। इसी वजह से लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इंसिस्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को। अब बात करते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद की। अब जो पार्लियामेंट है वो क्या चीज है? पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। ठीक है। तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, यानी कि इंडिया में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट यानी संसद कहते हैं। स्टेट लेवल पर इसको लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर मींस विधानसभा। अब ये जो पार्लियामेंट है वो जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का
प्रयोग करती है। जैसे पहला आपको बताया गया है कि किसी भी देश में कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार है ना, वो संसद को होता है, यानी पार्लियामेंट को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का ये काम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहा जाता है, ठीक है, यानी लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। दुनिया भर की जितनी भी पूरे वर्ल्ड की संसदें हैं, वो नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, मतलब कुछ ऊपर नीचे कर सकती है। अगर कुछ करेक्शन करना है तो वो कर सकती है, या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह पर नए कानूनों को भी बना सकती है। इसके बाद दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को जो नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूरी तरीके से नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तीसरा है, सरकार के हर पैसे पर संसद का कंट्रोल होता है, ठीक है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है, मतलब पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट है उसका पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, ठीक है। और वो जब तक ना कहे तब तक किसी भी ऐसे वैसे काम पर उसको स्पेंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद सार्वजनिक मसले जो भी होते हैं, ठीक है, और किसी भी देश की जो राष्ट्रीय नीति होती है उस पर जो चर्चा होती है, बहस होती है, उसके लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है, ठीक है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है, मतलब वो चाहे आप जो भी खर्च कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको उसको देनी होगी, अगर वो आपको पार्लियामेंट मांग रही है तो। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब बात करते हैं संसद के दो सदन, ठीक है। तो हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पार्लियामेंट सेंट्रल रोल प्ले करती है। जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने संसद की जो भूमिका है, उसके जो भी अधिकार है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसे क्या कहते हैं? चैम्बर या फिर सदन कहते हैं। पहले सदन के जो सदस्य हैं, यानी पहले हाउस के या पहले चैम्बर के जो सदस्य हैं, वो आमतौर से जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं और जनता की तरफ से ही असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के जो लोग हैं, सेकेंड हाउस के, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और कुछ मतलब उनको इम्पोर्टेंट काम जो होते हैं ना, वो परफॉर्म करने होते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। दूसरे सदन का जो सबसे ज्यादा कॉमन काम है, कॉमन वर्क है, वो क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं और फेडरल यूनिट्स हैं, उनके हितों की निगरानी करना है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो हमारे देश में संसद के दो सदन हैं, दोनों सदनों में एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का हिस्सा है लेकिन उसके जो दोनों हाउसेज है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली उनमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, उसका सदस्य वो नहीं है। इसलिए संसद के जो फैसले हैं वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अब सवाल ये भी उठ जाता है साथ ही साथ कि जो राज्यसभा है उसको कभी कभी, मतलब जो दोनों सदन है ये, उनमें से सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में है ना। जैसे कि जो राज्यसभा है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, ठीक। तो जो राज्यसभा है उसको कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। ये एक मतलब लोगों की पुरानी कही हुई बोलचाल है और हमारे संविधान में ये भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। जितने भी लॉज, जो भी कानून पारित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है, दोनों हाउसेज में,
वो फोर्स में तभी आते हैं जब वो राष्ट्रपति की उसमें मंजूरी होती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्यों के संबंध में राज्यसभा और कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। ठीक है, किसके पास है? लोकसभा के पास। अब जैसे कि पहला दिया गया है आपको, किसी भी सामान्य कानून को, ऑर्डिनरी लॉ को पारित करने के लिए दोनों सदन की जरूरत होती है। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई दिक्कत चल रही है, कोई मतभेद है, तो आखिरी फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। मतलब उनका जो फाइनल डिसीजन होता है जॉइंट सेशन का, उसमें लिया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के जो विचार है उसको प्राथमिकता मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। सेकंड है, लोकसभा पैसे के मामलों में ज्यादा अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से रिलेटेड कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है। ठीक है, अगर करना चाहे या कोई ऐसा लंबा डिसीजन चल रहा है तो सिर्फ लास्ट 14 डेज तक की वो मतलब लेट कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। ये लोकसभा का अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। तीसरा है, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जिसको प्रधानमंत्री बनना है उसे लोकसभा में मेजोरिटी हासिल करना जरूरी है। अगर आधे से ज्यादा लोकसभा सदस्य ये कह दे कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो वो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों के पद छोड़ देगा। उसको छोड़ने ही होंगे, राज्यसभा को ये अधिकार हासिल नहीं है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। अब ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? ठीक है, अब यानी कि जैसे किसी भी सरकार के जो विभिन्न स्तर है उस पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को, ये जितने भी अधिकारी होते हैं इनको सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। राइट, तो सरकार की नीतियों के कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो मेन मीन है वो आमतौर पर क्या निकलता है? कार्यपालिका से होता है। अब जो कार्यपालिका है यानी कि एग्जीक्यूटिव, ये भी दो तरह की होती है। ठीक है, अब एक तो होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं जनता द्वारा। अब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको हम देखते हैं कि जनता के द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, इन्हें लंबे टाइम के लिए नियुक्त इलेक्ट किया जाता है। उन्हें स्थायी कार्यपालिका यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लोक सेवकों में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जब सत्ताधारी पार्टी बदल जाती है तो उसके बावजूद भी वो अपनी पोजीशन पर, अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। ये जो अधिकारी हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी बात। अब जो वित्त मंत्रालय है उसमें काम करने वाले जितने भी सलाहकार हैं उनको अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्रालय से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और कभी कभी जो मंत्री होते हैं उनको अपने मंत्रालय के मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है, जैसे रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। ठीक है, इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा जो है वो सबसे ऊपर होती है ना, टॉप मोस्ट होती है। तो मंत्री जो है वो लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वो अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है।
इसी वजह से मंत्री ही सारे के सारे फैसले करता है। मंत्री ही इस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का मतलब विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। जितने भी तकनीकी मामले हैं उन पर मंत्री विशेषज्ञ की सलाह लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो विशेषज्ञ है वो उसकी राय से सहमत हो। ठीक है, तो मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। तो दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को अच्छे से समझते हैं वो ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी राजनीतिक संस्था है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या फिर पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल हो। ठीक है, या बहुमत मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो तय नहीं होता, फिक्स नहीं होता। वो जब तक अपने पद पर रह सकता है तब तक अपने पद पे रह सकता है जब तक वो पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, यानी फ्री होता है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो संसद का सदस्य हो। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अलग अलग स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। ये सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। ठीक है, इसमें करीब 25 मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब अगर इन्हें इनविटेशन मिलेगा तो ही ये हिस्सा ले सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री यानी स्टेट के मिनिस्टर्स। वो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के क्या अधिकार है या क्या उसकी पावर्स हैं। तो जैसे कि कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसको चेयर करता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब कि कैबिनेट की जितनी भी बैठकें होती है, जितनी मीटिंग्स होती है उसको हेड करता है। फिर उसके बाद वो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके काम को, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करता है। उसका जो फैसला होता है वो आखिरी होता है। कोई भी उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। मतलब जैसे विभागों के विवाद होते हैं ना, उसके मामले में उसका जो फैसला होता है वो आखिरी होता है। और अलग अलग विभागों की जो सामान्य निगरानी है उसको भी करता है। जितने भी मंत्री हैं सारे मंत्री उसी के ही अंडर में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का मतलब काम डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। इसके अलावा वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। जब मंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर इंडिया में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के अंदर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, राजनीति में राजनीतिक दल पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। ठीक है, यानी कि उसको कंट्रोल करने लगा है।
प्राइम मिनिस्टर, अब जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन हाल के सालों में भारत में गठबंधन की जो राजनीति के उभार है उसमें प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। मतलब कुछ लिमिट्स रखी गई हैं। गठबंधन सरकार का यानी कॉलिशन गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के अंडर में ही अलग अलग ग्रुप्स और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों, उनकी जो कंडीशंस है उसको भी देखना होता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री सरकार का यानी गवर्नमेंट का प्रमुख होता है, हेड होता है, वहीं राष्ट्रपति स्टेट का हेड होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वो राज्य के जो भी उद्देश्य हैं उसको हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। अब कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सीधे तरीके से इलेक्ट नहीं किया जाता है जनता के द्वारा। ठीक है। इसको इलेक्ट करने के लिए संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य से ये चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करता है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं? सारी सरकारी गतिविधियां जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी उसी के नाम पर ही होते हैं। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों, दूसरे देशों के राजदूतों, इन सभी को नियुक्त करता है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है, उस पर समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करता है। अब आता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब न्यायपालिका किसे कहते हैं? देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, उनको सामूहिक रूप से न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी कहा जाता है। ठीक है। इंडियन जुडिशरी जो है वो कंसिस्ट करती है कौन कौन से किस किस टाइप के कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। अब इंडिया की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो कैसी है? एकीकृत है यानी इंटेग्रेटेड है। जिसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। इसके बाद देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। अब वो इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। जैसे किस किस पे? देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों के या सरकार के बीच, या फिर दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच। ये जैसे कि सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनके मामलों में अपील करने के लिए सर्वोच्च अदालत होती है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। ठीक है। ये उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील सुन सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि विधायिका या कार्यपालिका के अधीन वो नहीं होती है।
साथ ही न्यायाधीश जो है वो सरकार के निर्देश पर या सत्ताधारी पार्टी की इच्छा के अनुसार ही काम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो जजेस होते हैं वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी अपॉइंट कैसे करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ठीक है। इसके बाद व्यवहार में अब इसका जो मतलब है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों का चयन करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। इसके बाद राजनीतिक कार्यपालिका के हस्तक्षेप की गुंजाइश इसमें बहुत कम हो जाती है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनको आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद किसी न्यायाधीश को यानी किसी जज को केवल संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों द्वारा अलग अलग पारित महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। पावर ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी की पावर क्या होती है? तो जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसको देश के उन दोनों को ही अगर देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, अगर उनको लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है, तो वो उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। अब जैसे कि साल के ही कुछ सालों में ही हाल के ही सालों में अदालतों ने जो कोर्ट्स हैं उन्होंने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय तय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। ठीक है। वो सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.